इंदु उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं और उसके नतीजे आए हुए भी काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है सीएम पद को लेकर जो है रार छिड़ी हुई है। महायुति के तीनों ही दल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तीनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। शिंदे कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, फडणवीस भी ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें भी सीएम बनना है, और वहीं अजीत पवार तो हाल ही में बयान देके समर्थन कर चुके हैं बीजेपी का कि वो सीएम नहीं बनना चाहते, वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। हाल ही में शिंदे का एक बयान आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, पीएम मोदी और अमित शाह जिसे चाहे सीएम बना सकते हैं। लेकिन अब जो बीच में वो अपने गांव चले गए और गांव से जैसे ही वो लौटते हैं तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि मैं एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक आदमी भी हूं, मैं लोगों की समस्याओं को जानता हूं और उनके दर्द को समझता भी हूं। मैंने उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके बयान में ये इशारा मिल रहा है साफ साफ कि वो सीएम बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा जो है वो साफ जाहिर हो रही है कि वो एक बार फिर से सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो भी अपने जिद पर अड़ी हुई है, वो चाहती है कि जो सीएम हो वो बीजेपी का हो। ऐसे में जो है दोनों गुट जो है आमने सामने नजर आ रहे हैं, दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। लगभग 9 से 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन जो सीएम है वो अभी तय नहीं हो पाया है और जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है लगातार टलती जा रही है, एक एक दिन करके उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, तो अमलेंदु जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में बीजेपी के सामने संकट बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि बीजेपी किन किन संकटों से घिरी हुई है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने इस समय जो दबाव बनाया है वो साफ तौर पर दबाव ये बनाया है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वो जिस तरीके से बात करें कि जनता का मुख्यमंत्री हूँ, मैंने जनता के लिए काम किया है, जनता की समस्याएं जानता हूँ, यानी वो एक तरीके से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता की नब्ज एकनाथ शिंदे जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का कोई और नेता वो महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को नहीं पहचानता। उनका ये कहना कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो ये साफ तौर पे बीजेपी पर एक दबाव बनाने का संकेत है। अब संकट ये है कि बीजेपी वहाँ सरकार असल में क्यों चाहती है अपनी बनाना। वो जैसा कहा जा रहा है कि बिहार का फॉर्मूला आप लागू कीजिए, वहाँ भी कम विधायकों पे नीतीश कुमार को आप इतने लंबे समय से बनाए हुए हैं, तो महाराष्ट्र में बिहार फॉर्मूला लागू करना क्यों नहीं चाहती। संकट ये है बीजेपी के सामने कि उसने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। 28 साल पुराना अपना गठबंधन उसने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री के दावे पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि अमित शाह ने वायदा किया था उद्धव ठाकरे से कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री दोनों का रहेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और फिर 28 साल पुराना गठबंधन टूट गया। उसके बाद महागठबंधन की वहाँ सरकार बनी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, और उद्धव ठाकरे की सरकार फिर गिरा गई और एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि अगर अभी भी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर ये सवाल उठेंगे कि भाई अगर आपको अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, आपको उस समय भी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो एकनाथ शिंदे को बनाना पड़ा, और इसके बाद भी आज अब जब आपके पास इतना छप्पर फाड़ बहुमत आ गया है, आप अकेले भी जब सरकार बना सकते हैं, तब भी आप अगर अपना मुख्यमंत्री ना बनाकर एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो फिर आपने उद्धव ठाकरे के साथ अपना गठबंधन क्यों तोड़ा था, जो आपका एक नेचुरल सहयोगी था उस समय। और 28 साल तक आप उद्धव ठाकरे के पिता और उद्धव ठाकरे के कंधे पर चढ़कर ही महाराष्ट्र में राजनीति करते रहे थे। तो बीजेपी के सामने संकट बड़े हैं, और एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि बीजेपी अपने बुने हुए जाल में इस तरीके से फंस चुकी है कि एकनाथ शिंदे अब उसके लिए अवश्यम भावी हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को अगर नहीं बनाएंगे और एकनाथ शिंदे की शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सतह पर आ जाएंगी। इस बात को एकनाथ शिंदे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके के शिंदे के बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी इस बार चुनाव जो देखे गए थे वो सत्ता के लिए नहीं, कहीं ना कहीं अस्तित्व के लिए देखे गए थे, और जो बीजेपी ने चाल चली है, जिस तरीके से शिंदे को कम सीटें दी गई और उनकी सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों को उतार दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो शिंदे का अस्तित्व है वो खतरे में है, और अगर वो सीएम पद से पीछे हट जाते हैं, सीएम की रेस से अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इसका जवाब उनको आने वाले वक्त में देना पड़ सकता है, क्योंकि पहले देखा
जाए तो सीएम के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए उन्होंने शिंदे की शिवसेना जो थी, उन्होंने 40 विधायकों के साथ वो महायुति में शामिल हो गए थे, उस गुट में चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सवालों के जवाब काफी देने पड़ सकते हैं शिंदे को। यही वजह है कि वो दोबारा से सीएम बनना चाहते हैं और इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है अपने गांव से लौटने के बाद, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बयान है और इससे बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। और इस बीच चर्चा ये भी चल रही है कि शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम के पद के लिए मना कर दिया है। लेकिन चर्चा इस बीच ये भी चल रही है कि जो शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो अपना इंटर के बाद 12वीं नहीं करेंगे, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस का हो गया था। ये तो उनकी तरफ से साफ किया जा चुका है कि शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और आज भी जो शिंदे का ये बयान है कि जनता चाहती है वो मुख्यमंत्री बने, तो ये उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाएं। उनके बेटे तो खैर उप मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। लेकिन जो असली बात है, जो जिसके लिए दबाव डालना है एकनाथ शिंदे, वो ये दबाव डालना है कि भाई जब हमारे पास 40 विधायक थे तब तो आपने हमको मुख्यमंत्री बना दिया था। आज जब हमारे पास 50 से ज़्यादा विधायक हैं तब आप हमें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ये एक बड़ा दावा जो है एक तरीके से देखा जाए वो एकनाथ शिंदे का है। दूसरा जो दावा एकनाथ शिंदे का है और जो कि एक तरीके से जेन्युइन भी दिखाई पड़ता है, वो ये है कि भाई अगर एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी, जिसको बीजेपी भी कह रही है कि वो लाड़की बहना योजना जो है उसने बड़ा काम किया, उसकी वजह से सरकार बनी है। तो अगर लाड़की बहना योजना की वजह से सरकार बनी है और लाड़की बहना योजना की वजह से इतना छप्पर फाड़ बहुमत मिला है, तो ये लाड़की बहन योजना बीजेपी की तो थी नहीं। लाड़की बहन योजना तो एकनाथ शिंदे ने लागू की थी, उनकी योजना थी। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव के 2 महीने रह गए थे घोषणा होने के, उससे पहले ताबड़तोड़ बहुत से फैसले जो थे वो एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठकें बुलाकर लिए थे। और वो तमाम जो थी इसी तरीके की योजनाएं थी कि जैसे मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाना। अब मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह 6,000 से 16,000 करना, ये बीजेपी का काम तो नहीं हो सकता। वो तो जगह जगह मस्जिद खुदवाते फिर रहे हैं। तो इसलिए जो है जो एकनाथ शिंदे के काम थे, तो इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे के काम पर सरकार बनी है। अब बीजेपी ये भी नहीं कह सकती कि साहब लाड़की बहना योजना की वजह से नहीं हुआ है, और लाड़की बहना योजना का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है बीजेपी को कि अगर उसका नाम नहीं लेगी तो वो जो सवाल उठ रहे हैं कि ये मशीनों में हेराफेरी की वजह से सरकार बनी है, ये सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, तो फिर बीजेपी फिर किस आधार पर कहेगी? तो ये संकट, तो एकनाथ शिंदे भी इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी ने जो चालाकियां चली थी, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की पोजीशन में ले जाने की जो प्रयास किए थे बीजेपी ने, और चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, एकनाथ शिंदे ने उस समय भी बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। ये बीच चुनाव की बात थी जब सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके थे। तो यानी दरार दोनों के बीच में थी और बीजेपी को अंदेशा ये था कि ऐसी स्थिति पैदा होगी कि एकनाथ शिंदे दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे और इतने विधायक आएंगे एकनाथ शिंदे के कि हम जो है उनको दबाव में ले लेंगे। लेकिन वो है ना, वो कहावत की उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तो ये जो है वो बीजेपी के लिए उल्टा सब कुछ पड़ गया। हालांकि उसको अच्छा खासा सीटें आई हैं, उसके बावजूद वो सरकार बनाने से दूर है और एकनाथ शिंदे आज ऐसी स्थिति में है कि बीजेपी पर अपना दबाव बना सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं, बीजेपी को अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शिंदे जिस तरीके से लगातार इशारा देते आ रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो सीएम की रेस से बाहर नहीं हुए, वो अभी सीएम बनना चाहते हैं। और जो महायुति को विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के इतनी बड़ी जीत मिली है, वो जीत शिंदे के नेतृत्व में मिली है, ये शिंदे का कहना है। तो इस बीच जो है फडणवीस का नाम ये था, तय हो गया था, कहा जा रहा था कि जो फडणवीस है वो सीएम बनेंगे। जब शिंदे ने हाल ही में अपने पैर पीछे खींचे, कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का इतिहास बीजेपी का रहा है, देखते आ रहे हैं हम, तो उस तरीके से जो मतलब मामले सामने आ रहे हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखने को मिलता है कि फडणवीस के साथ कहीं ना कहीं खेल हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि फडणवीस के अलावा कोई और भी चेहरे हैं जो सीएम की रेस में सामने आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे ये भी एक दबाव बना रहे हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि एकनाथ शिंदे ये भी दबाव बना रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहिए जी। तो बीजेपी और इधर बीजेपी में भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के आदमी समझे जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस उनको बनवाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से जो अंदरूनी बीजेपी की राजनीति है उसमें अब देवेंद्र फडणवीस अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि अभी तक अगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बननी होती तो बीजेपी उनको अपना मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर चुकी होती है और विधायक दल का नेता चुन लिया गया होता। इसलिए ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर लगातार बैठकें बढ़ती जा रही हैं बीजेपी विधायक दल की और बीजेपी अपना जो है नेता नहीं चुन पा रही है, इसका मतलब ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी
इस रेस से पीछे हटते चले जा रहे हैं और शायद देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी कोई दबाव बीजेपी पर के नेतृत्व पर बनाना चाह रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी का मामला अटका हुआ है। तो यहाँ सिर्फ मामला एकनाथ शिंदे का ही नहीं है, यहाँ मामला देवेंद्र फडणवीस का भी है। बीजेपी एक तरीके से कहा जाए वो फडणवीस और शिंदे के जो चक्रव्यूह है उसमें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखना यह है कि शिंदे और फडणवीस के चक्रव्यूह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी निकलती किस तरीके से है। जी बिल्कुल। इस बीच एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो शिंदे सेना के विधायक हैं गुलाब राव पाटिल, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अजीत पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन में शामिल ना होती तो शायद शिंदे जो गुट है उसको ज्यादा सीटें मिलती, 90 से 100 सीटें मिलती और वो अपनी दावेदारी आराम से पेश कर सकते थे। और इससे पहले भी एक बयान ये सामने आया था शिंदे गुट के विधायक का, उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की वजह से उनकी जो सीएम फेस को लेकर बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल एकदम जो चीज़ें सामने आ रही हैं और ये शिंदे और अजीत पवार के दोनों गुटों के बीच में झगड़ा जो था वो जब सरकार चल रही थी तभी देखना हो गया। वो एक बीजेपी के शिंदे के मंत्री जो है शिंदे के मंत्री ने बयान दिया था कि वो उनको शिंदे के विधायकों के साथ बैठने से उल्टी यादें लगती है। अजीत पवार और शिंदे एक साथ साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके का जो बयान दिया था तो इससे साफ समझ आ गया था। दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी भी हमलावर हुई थी अजीत पवार पर, तो एकनाथ शिंदे को लगा था कि शायद अजीत पवार को बीजेपी अलग कर देगी और शिंदे का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बीजेपी को ये लगा कि अगर हमने अजीत पवार को अलग किया तो अजीत पवार नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को और शिंदे की ताकत बढ़ेगी, तो शिंदे के ऊपर निर्भरता बीजेपी की बढ़ जाएगी। तो बीजेपी ने जो खेल खेला था वो खेल इसलिए खेला था कि शिंदे और अजीत पवार को सामने रखकर दोनों को बैलेंसिंग पावर बनाई जाए ताकि तराजू का जो वो है बैलेंस जो है वो बीजेपी के हाथ में है, जिस तरफ चाहे उस तरफ पासंग झुका दे। लेकिन वो भी उल्टा अब जाकर चुनाव परिणाम इस तरीके से आया कि उल्टा पड़ गया। शिंदे ये दबाव बना रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले कि उनको 160 सीटें लड़ने के लिए दी जाएं और बीजेपी जो थी वो तैयार नहीं थी, तो शिंदे इसीलिए 160 सीटें मांग रहे थे ताकि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। खैर वो कम पे चुनाव लड़े और लेकिन वो जीत कर ज़्यादा आए, स्टैक उनका अच्छा है। तो अब ये बीजेपी जो ये करना चाहती थी तो उसमें अब जो एक अजीत पवार या ज़्यादा जीत कर आ गए। अगर शिंदे जाते भी हैं तो अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत बीजेपी के सामने संकट यही है कि वो जो उद्धव ठाकरे के साथ कर चुकी है वही अगर अब एकनाथ शिंदे के साथ करती है तो बीजेपी का पूरे देश भर में जो चरित्र है वो सामने आ जाएगा। और अभी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार सतर्क हो जाएंगे और बिहार में बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। और दूसरा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ अगर ऐसा करती है तो अजीत पवार के पास तो सांसद एक ही है, शिंदे के पास सांसद 7 हैं और सरकार चल रही है शिंदे के 7 सांसद, जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के दम पर। तो क्या कोई दूसरा खेल शुरू हो जाएगा तो मोदी जी की सरकार पे खतरा आ जाएगा। तो शिंदे इस बात को अच्छे तरीके से भाप गए हैं कि शिंदे की आवश्यकता बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, शिंदे की आवश्यकता बीजेपी को मोदी जी की सरकार बचाकर रखने में भी है। तो शिंदे उसकी कीमत वसूलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर शिंदे की आवश्यकता है तो शिंदे को कीमत उसकी बीजेपी को देनी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या होती है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो शिंदे ने बता दिया है कीमत ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि शिंदे मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और यहाँ तक कि पूरी महायुति के ऊपर जो है संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और तीनों ही दल जो दावेदारी पेश कर रहे थे अब कहीं ना कहीं उस पर रार छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। शिंदे जो है वो अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है, वो कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। तो वही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो सीएम होगा वो उनकी पार्टी का होगा। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं तो कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी अपना सीएम बनाकर ही मानेगी। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा और कब ये बात का ऐलान किया जाएगा कि सीएम फेस का ऐलान हो। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 9 से 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सीएम को लेकर ऐलान नहीं किया गया है कि सीएम कौन होगा। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah?
So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India. And if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is. We don't know when the oath taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bhavan Kule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have. तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक सीएम शपथ नहीं ले लेते तब तक हम नखरे देखते रहेंगे। अगर कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना शर्त समर्थन दिया था तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी क्यों ली और किसी भी बैठक में भाग क्यों नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कहते रहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम नहीं जानते कि सीएम उम्मीदवार कौन है। तीनों गठबंधन सहयोगियों में से किसी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर नहीं बताया कि उनके पास पर्याप्त सीटें हैं और वो एक साथ शपथ लेने को तैयार हैं। क्या अब बीजेपी तय करेगी कि राज्यपाल कैसे काम करेंगे? ये सब बीजेपी के मुख्यालय से चलेगा। इस तरीके का बयान प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया है और लगातार और भी कई नेता जो हैं वो सवाल उठा चुके हैं। संजय राउत भी कह चुके हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सीएम पद जो है उसके लिए दावेदार जो है वो तय नहीं हो पाया है, सीएम उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है और इससे महाराष्ट्र की जो सत्ता है और जो वहां पर चल रहा है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल असर पड़ सकता है और यहाँ एक जो संवैधानिक संकट है वो भी पैदा हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि 26 नवंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल था और 26 नवंबर को अगर नई सरकार नहीं बनती तो विधानसभा भंग कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी ने जाकर वहाँ दावा सरकार बनाने का पेश नहीं किया है तो गवर्नर क्या कर रहे हैं। संवैधानिक स्थिति ये है कि गवर्नर को प्रयास करना चाहिए सरकार बनाने के लिए। सरकार अगर नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या गवर्नर ने किसी भी राजनीतिक दल को बुलाकर पूछा कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है? अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है उसके पास अगर बहुमत नहीं है तो दूसरा जो उसके बाद दल हो उसको बुलाए। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के पास बहुमत हो, बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रही है, तो गवर्नर को चाहिए कि वो बुलाएं एकनाथ शिंदे को कि भाई आप आकर सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। जो एक प्रक्रिया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें होंगी तो ये सवाल उठेंगे फिर गवर्नर के ऊपर कि आपने अभी तक क्यों नहीं बुलाया। और ये 10 दिन तक जो है ये हो गया चुनाव परिणाम आए हुए और 26 से लेकर आज 2 दिसंबर हो गई, यानी लगभग 6 दिन हो रहे हैं। तो आप इन 6 दिनों में वहाँ कानून इस संवैधानिक स्थिति क्या है महाराष्ट्र में, इसको लेकर सवाल उठेंगे। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जो सवाल उठाया वो एक तरीके से वाजिब सवाल है कि अगर एकनाथ शिंदे को कोई परेशानी नहीं है बीजेपी के साथ, उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया हुआ है, तो बीजेपी अपनी महायुति की बैठक बुलाकर नेता क्यों नहीं चुन रही है? बीजेपी अपना ही नेता क्यों नहीं चुन पा रही है? तीनों दलों ने मिलकर कोई चिट्ठी अभी तक गवर्नर को क्यों नहीं सौंपी है? गवर्नर ने अभी तक क्यों नहीं बुलाया है किसी को? गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार बनाने के लिए प्रयास करें कि किसके पास बहुमत है, कोई आकर दावा पेश करे। सबसे बड़ा दल नहीं आता तो उसके बाद दूसरा जो नंबर पे वो आए, दूसरा नहीं आता तीसरे नंबर पे आए। कोई अगर इकलौता विधायक है वही आकर दावा पेश कर दे तो उसको बुलाएं कि भाई आप साबित कीजिए। सरकार बनाने का काम संवैधानिक तौर पर इस समय गवर्नर की जिम्मेदारी है, उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गवर्नर अपना काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये बीजेपी जो महाराष्ट्र का संकट है ये एक तरीके से बीजेपी का भी संकट है, महायुति का भी संकट है और एक संवैधानिक संकट भी महाराष्ट्र में इस समय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। तो जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र में जो है लगातार राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। सीएम फेस को लेकर अभी ये तय नहीं हो पाया कि महायुति से सीएम कौन होगा, लेकिन जो है शिंदे दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी भी कह चुकी है कि जो सीएम होगा वो बीजेपी को होगा। लेकिन अब ये देखने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता पर विराजमान कौन होता है।